if you clicked on this video to watch about the Jean-Jacques Rousseau and his political ideas and thoughts, I want you to make sure that every second counts. आपके समय का हर एक पल, हर एक second बहुत crucial है, बहुत valuable है, just like mine. Now, why are you here? So you are here to having an amazing experience about anything and everything we teach here on this platform. Just like we did in the previous sessions. In this video, we will going to understand the political philosophy and the thoughts of Jean-Jacques Rousseau, one of my favorite political thinker and philosopher. आप ये जानेंगे कि कैसे एक घड़ी वाले का बेटा इतना बड़ा फिलोसोफर बन जाता है जिसको पूरी दुनिया जिनके फुटस्टेप्स को फॉलो करती है. आप भी करते हो, आप चाहे माने या ना माने. एवरीवन एंड एनीवन उनके लाइफ टाइम में ना बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिकल थिंकिंग हो, थॉट्स हो, व्यूज हो, पर्सपेक्टिव्स हो, या फिर आपकी डेली लाइफ हो. यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग विद टाइम, राइट? तो बने रहना, एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेगी. और एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एग्जाम पर्सपेक्टिव. एब्सोल्युटली राइट. एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब 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 सारा का सारा यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, है ना? बिल्कुल टेंशन मत लेना उसकी. एंड अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो यू विल फाइंड इट ऑन द डिस्क्रिप्शन, राइट? बहुत होगी बात, पढ़ाई कर लें. चलिए पढ़ाई करते हैं, राइट? सी, सबसे पहली बात, ही इज द मैन हु सेड कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन. यानी कि बोलते हैं कि मनुष्य जो होता है ना वो फ्री है जन्म से, लेकिन हर जगह वो चेन्स में है. ठीक है? नाउ व्हाट यू कॉल दिस? इट्स अ पैराडॉक्स. अपने ही बात को पैराडॉक्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम, एंड ही वाज पॉपुलर बाय द नेम and by the title of the thinker of paradox. And that's one of the reasons कि I like it very much. I like him very much. And his ideas inspired the French Revolution. He is also known as the father of French Revolution. Remember हमने बात की थी जॉन लॉक के लेक्चर में भी. In the description you will find the link and the playlist. You can watch all the philosophers there, right? चाहे वो प्लाटो, सोक्रेटिस हो, है ना? इस मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जॉन लॉक ना, थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, सब करा दिया ना. तो देखो, आपका काम देखने का है ना, मेरा पढ़ाने का है. वन मोर थिंग, वेबसाइट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं, विजिट करें एंड पार्टिसिपेट करें, है ना? ओके ओके सर एंड मैम, बात करते हैं. ही वाज द क्रिटिक ऑफ एनलाइटनमेंट. यस, ही वाज द पार्ट ऑफ अ फेज जहां पर एनलाइटनमेंट की जब हम बात करते हैं, रेनेसां की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम में रहते हुए भी ये एनलाइटनमेंट का उसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना? यहां तक कि जो फिलोसोफर, जो थिंकर्स ने एनलाइटनमेंट को बहुत जो है पॉपुलर किया, उनको भी इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया. क्यों किया? इनका आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर, आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, आइडिया ऑफ जनरल विल, ये सब आपको देखने को मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर लेसन, है ना? बात करेंगे इनके अभी थोड़ी देर में, इनकी बायोग्राफी, इनके पॉलिटिकल फिलोसफी, इनकी कॉन्सेप्ट, राइट, इनकी थ्योरी. अच्छा, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ पहले. एक हर्शो करके एक थिंकर हुए, उन्होंने इनके बारे में बोला, उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते, मतलब क्या सोचते हैं जीन-जैकब रूसो के बारे में. मैं बात कर रहा हूँ हर्शो की, राइट? वो कहते हैं कि अगर हमें मोस्ट एंड्योरिंग और इंपॉर्टेंट आइडियाज इनके पता करने हैं, सोशल या फिर पॉलिटिकल आइडियाज जीन-जैकब रूसो के, राइट? जस्ट अ सेकेंड. जीन-जैकब रूसो के अगर हमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट निकालना हो ना, तो क्या निकालेंगे? तो इन्होंने रिप्लाई किया कि फर्स्ट तो इनका आइडिया ऑफ पीपल, यानी कि जो बेसिकली जो लोग हैं ना, वो अल्टीमेट सोर्स होंगे पूरी लेजिटिमेट फोर्स के, राइट? ओके सर एंड मैम, यानी कि जितनी भी लेजिटिमेट अथॉरिटी होंगी, उनका सोर्स क्या होगा? पीपल होंगे. दैट्स व्हाई देखो, ये ऐसे फिलोसोफर हुए हैं, ऐसे थिंकर हुए हैं, जिनसे चाहे फैमिलिस्ट ले लीजिए, इंडिविजुअलिस्ट ले लीजिए, यानी कि जो हमारे लिबरल थिंकर्स होते हैं, कंजर्वेटिव ले ले, मार्क्सिस्ट ले ले, यहां तक कि टोटलिटेरियन ले ले, सब सोशलिस्ट ले ले, सब इनसे इंस्पायर हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, है ना? तो इनको इग्नोर करना इज लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है. सेकेंडली, इनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है ना, इट्स मियरली द एजेंट, लेकिन जो सोवरेन पावर है वो तो लोगों के अंदर से ही आएगी ना. डेफिनेटली इन्होंने ये बात कही. थर्ड इन्होंने बात कही, आई मीन जो हर्शो, उन्होंने ये बात कही कि दैट जो कॉमन गुड है इज द क्राइटेरिया ऑफ द साउंड लेजिस्लेशन एंड सेटिस्फैक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन. कॉमन गुड होना चाहिए, तभी तो जनरल विल का आइडिया आया. तो जनरल विल बहुत है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं बहुत ईजी करने के तरीके से जो है आपको पता पढ़ाने वाला हूँ, राइट? तो उसको बहुत ध्यान सुनना, स्किप मत करना, क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं वहां से, बहुत ज्यादा.
चौथी चीज क्या है सर, जो अंशो ने कहा कि रूसो के आइडिया से हमको लेना चाहिए, ये सब आपको है ना विद लेसन विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट, राइट? ओके, कि भाई स्टेट जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है ना कि एक मियर मैकेनिज्म है, राइट? ये इनका फोर्थ आर्ग्यूमेंट था। एंड फिफ्थली इन्होंने कहा कि दैट द ट्रू बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज कंसेंट, नॉट आपका फाउंडेशन या फिर किसी तरीके का हम बात करते हैं ना फोर्स, राइट? बट राइट, फाइनली उन्होंने कहा कि दैट देयर इज इन द लास्ट रिजॉर्ट नो एंटेगोनिज्म बिटवीन द फ्रीडम एंड अथॉरिटी, लॉ एंड लिबर्टी, मैन एंड द स्टेट। ये कहना था हर्नशो का अबाउट जीन जोकस रूसो के बारे में। एंड यू विल नो एवरीथिंग 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 अबाउट जीन जोकस रूसो इन द फॉलोइंग मिनट। अच्छा, इनकी जो आइडियाज थे वो बहुत टोटली टोटली मान लीजिए एकदम 360 डिग्री डिफरेंट थे फ्रॉम द आइडियाज ऑफ द हॉब्स एंड लॉक्स, जिनको पढ़ा चुका हूं मैं, प्लीज जाएं उसको एक बार देखें। अच्छा, रूसो के बाद ना एक लेक्चर लाऊंगा आपके लिए, कंपेयर करेंगे अपन तीनों को, ठीक है? हॉब्स, लॉक, रूसो को, बिकॉज दे आर द सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, राइट? बात करेंगे। He gave the concept of the popular sovereignty also, and he was against the representative democracy. How and why? क्यों अलग थे ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तभी तो इनको क्या बोलते हैं हम, एक तो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फादर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। हम्म तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ थे एंड सपोर्टर थे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। यस सर एंड मैम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि आज बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम में है, कौन सी कंट्री में बताया है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ना। ही वाज द इंस्पिरेशन फॉर द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट डेमोक्रेट टोटलिटेरियन में बता चुका हूं आपको, है ना? सॉरी, अब बात करेंगे। अच्छा, फ्रेंच थे ये, है ना? फ्रेंच थे, इनका टाइम पीरियड था आपका 1712 से लेकर के, अच्छा लॉक के बाद, जस्ट लॉक के बाद यही आए थे सबसे बड़े पॉलिटिकल थिंकर, है ना? 1712 से लेकर के 1778 तक, ठीक है? तो ये इनका लाइफ टाइम था। अब बात करते हैं, देखो अगर बात करें ना इनके जीनियस की और मॉरल एस्पेक्ट्स की, एंड इनकी जो बेसिकली क्रिटिसिज्म था 18th सेंचुरी का जो फ्रांस था उसका, कोई इनके आसपास भी नहीं भटकता अभी। इनकी मैजिकल स्टाइल थी, मैजिकल स्टाइल किस तरीके से बताता हूँ। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंकर, है ना? कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी और डायमेट्रिकली अपोजिट रहते हैं इनके इंटरप्रिटेशंस में, राइट? कुछ लोगों के लिए रूसो जो है वो ग्रेट चैंपियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म है ना, जैसे चैपमैन के लिए, है ना? अब कुछ लोगों के लिए ही वाज अ कलेक्टिविस्ट, है ना? तो का ना वाइड रेंज ऑफ बहुत ही वर्सेटाइल इनके जो है थॉट्स है ना? बहुत से लोगों के लिए इनकम्पेरेबल डेमोक्रेट है, कहीं पर ऑटोनोमस, जैसे टैलर है, उनको कहते हैं कि परक्यूसर ऑफ द मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म, है ना? यानी कि जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न आइडियाज हैं, उनको ज्यादा पॉपुलर माना है इनके आइडियाज में, है ना? तो वही सब चीजें हैं। अच्छा, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बताता हूं मैं, जैसे कि इनकी थॉट्स खुद कॉन्ट्राडिक्शन है ना। इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो हम बात करते हैं ना, बात के जो इंस्पायर्ड हुए हैं जितने भी पॉलिटिकल थे, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। किस तरीके से? देखो, सेम आइडिया, सेम पर्सपेक्टिव, बट इनकी जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है ना वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि इनके आइडिया, इनको रेवोल्यूशनरी चेंजेस का एडवोकेशन माना गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ही वाज द डिफेंडेंट ऑफ द स्टेटस क्वो, ठीक है? तो देखा, इंटरप्रिटेशन डिफरेंस हो जाता है वजह सब, और कुछ नहीं है। एंड ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करी। पहला तो उसको पहचाना समाज में, एंड किस तरीके से उसको पैशनेटली अपील की टू रिमूव दैट, राइट? ओके सर मैम, ही वॉज वेरी मच, हम बात करते हैं इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्लाटो, राइट? प्लाटो पढ़ा चुका हूं, एक बार जाकर के देख लेना, है ना? उनके आइडियाज ऑफ जनरल आउटलुक, है ना? उनका उनका एथिकल, सेकेंडरी लॉ एंड पावर को लेकर के क्या थिंकिंग है, ये सब प्लाटो से आए इनके, राइट? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनके लाइफ एंड इनके टाइम की, किस तरीके से क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है ना। जब जितने भी फिलोसोफर्स को हमने पढ़ा है, उन सबके कॉन्टेक्स्ट, उनके लाइफ टाइम के बारे में अंडरस्टैंड हमने किया। क्यों किया? बिकॉज एवरी पर्सन इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेसिकली द सर्कमस्टांसेस, राइट? उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी, है ना? वो सब उन चीजों से बहुत इंपैक्ट होते हैं, उनसे थॉट्स भी निकल के आते हैं, राइट? वही चीज है। तो बहुत पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, है ना? बात लेकिन है ये फ्रेंच, बाद में फ्रांस चल गए थे, है ना? तो स्विट्जरलैंड में इनका जन्म होता है 1712 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1712 में। ओके सर मैम, है ना? इनकी डेथ हुई थी 1778 में, है ना? ही इज बेसिकली, हम बात करते हैं 16 साल की उम्र में जो है वो जिनेवा चले जाते हैं, है ना? एंड एट द एज ऑफ 16, बाकी इन्होंने 16 साल क्या किया,
है ना, इसके बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कोई एक बेसिकली इतना पता है कि इन्होंने कोई एक फिक्स्ड जॉब नहीं की थी या कोई एक फिक्स्ड प्लेस पे ये नहीं रहे थे, है ना। तो 16-17 सालों तक, 32 साल की एज तक, 32 ईयर्स की एज तक जो है ये बेसिकली क्या रहे, भटकते रहे। इन्होंने बहुत सारी जॉब की, है ना। इन्होंने राइटिंग्स की, इन्होंने बेसिकली वेटरिंग की, पेंटिंग किया, है ना, आर्टिस्ट रहे, सिंगर भी रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल एंड बहुत ही क्रिएटिव जो है इनका माइंडसेट रहा था उस टाइम पे, राइट। बाद में 1744 में ये चले जाते हैं फ्रांस, जिनेवा से, है ना। एंड अच्छा, एक बार एक इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, एंड 1750 में ही। एंड इन्होंने इनका फर्स्ट फिलोसॉफिक वर्क उस टाइम पे लिखा, जो कि आगे मेंशन भी है ना। तो वो सब बिल्कुल जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, तो पहला जो इनका ऐसे था वो था फर्स्ट डिस्कोर्स, जिसका पूरा नाम था द डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। अच्छा, एक बात बताता हूँ इसके बारे में, इनकी जितनी भी पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, इसी के सराउंडिंग है, द डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, है ना। अब ये पेरिस में हुआ था, राइट, ये पेरिस में ये ऐसे कॉम्पिटिशन था, एंड ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, राइट। इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग कि इन्होंने जो है फर्स्ट प्राइज उसमें अचीव किया, राइट। ओके, तो उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हो गए, उस टाइम के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे इनके बारे में काफी ज्यादा उनकी चर्चा हुई उनके बीच में, है ना। तो यस, अच्छा, इन्होंने ना 1962 में, 7 साल बाद लगभग, क्या किया, 1962 में इन्होंने अपना सेकंड, सॉरी 19 1762, ओके, 1762। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपना सेकंड मेजर वर्क और सेकंड अपना एसे जो था वो पब्लिश किया, है ना, द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये बेसिकली, ये भी एक ऐसे कंपटीशन में लिखा गया था, लेकिन इसको कोई प्राइज नहीं मिलता है, बट इट गॉट वेरी वेरी पॉपुलर, इसको सेकंड डिस्कोर्स का नाम दिया गया। तो फर्स्ट डिस्कोर्स एंड सेकंड डिस्कोर्स इन्होंने इस तरीके से लिखा, है ना। बाद में हम बात करेंगे 1962 में इनका मेजर वर्क जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इन्होंने लिखा, एंड क्या जबरदस्त वो जो बुक थी, क्या वर्क था वो, पॉपुलर हुआ, राइट। इनको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट की उपाधि भी आफ्टर गिविंग दिस थ्योरी कि किस तरीके से स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन होता है ना, किस तरीके से एक सोसाइटी को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या होती है, पीपल क्या होता है, वो सब चीज। अच्छा, इन्होंने एक बुक और लिखी थी, बेसिकली द स्टेट ऑफ वॉर, 1750 में लिखी थी। उसके बाद इन्होंने काफी सारे वर्क थे, द इमाइल, है ना। इमाइल तो बेसिकली इनकी एजुकेशन सिस्टम पे, वेरी वेरी पॉपुलर बुक इमाइल, है ना। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा ही थे, न्यू हैलोइज, कन्फेशन, डायलॉग, रिवरीज, है ना। तो बेसिकली ये बायोग्राफीज थी, जो लास्ट में मैंने 3 नाम लिए, कन्फेशन, डायलॉग एंड रिवरीज, ठीक है। ओके समझ में। अब बताता हूँ वो बातें जो कोई नहीं बताएगा, जो हमारी जो है स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है हमारी, एक्सपर्टीज। ओके, बात करते हैं अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों में इन्होंने मास्टरी हासिल करी, है ना। म्यूजिक हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो। इनके फेम जो थे इनकी राइटिंग से काफी ज्यादा है ना। इनके फादर जो थे वॉच मेकर थे, है ना। इनकी देखो, मदर की जो डेथ थी ना, वो उनके बेसिकली लेबर के टाइम पे हो गई थी, राइट। इनके जन्म के इनके जन्म के टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई थी, तो फैमिली बहुत डिसइंटीग्रेटेड हो गई थी। इनके जो पेरेंट्स थे वो प्रोटेस्टेंट थे, इनके पेरेंट्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट कौन थे मैंने बता दिया था लास्ट सेशन, बट रूसो जो था वो बाद में जाकर के कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो, है ना। क्यों? क्योंकि उनपे किसका इन्फ्लुएंस था, मैडम डे वॉरेंस का, ठीक है, मैडम डे वॉरेंस का इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। एंड अल्टीमेटली ही सब्सिक्वेंटली बेसिकली बिकम द वैरेंस लवर, है ना। एंड ही लिव द लाइफ ऑफ अ वैगाबॉन्ड, यानी कि हम बात करें ना, आवारा, ठीक है। तो इन्होंने वो लाइफ जी है काफी सालों तक, राइट। एंड ही वॉज अ सेल्फ मेड एंड सेल्फ एजुकेटेड फिलोसोफर, खुद को इन्होंने काफी पढ़ाया, है ना। इनकी जो कन्फेशंस थी उनमें, इनकी बेसिकली कन्फेशन मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, है ना। तो वो टुकड़ों में आई थी काफी सारे। तो यस, तो बेसिकली उनकी लाइफ का पूरा डिटेल तो हमको उसी में देखने को मिलता है। अच्छा, ही वॉज ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, 1743 से 44 तक, 1 साल ये बेसिकली सेक्रेटरी बने थे, सेक्रेटरी टू द फ्रेंच एम्बेसडर इन वेनिस, ठीक है। वेनिस में ये फ्रेंच जो एम्बेसडर थे उनके सेक्रेटरी रहे। एंड during this time he was very much he has a intimate relationship with Teresa Levasseur, जो इनकी वाइफ थी, जिनसे इनको बाद में 5 चिल्ड्रंस भी होते हैं, राइट। ओके, सो ऑल इनके जितने भी चिल्ड्रन थे वर अबंडेंट इन एन ऑर्फनेज, सोचो,
इस तरीके का बंदा जो मोरालिटी, एथिक्स, इन सब कितनी बातें करता है, इनके बच्चे जो थे वो ऑर्फेनेज में पले बड़े। ठीक है। बाद में इन्होंने थेरेसे से जो है वो शादी कर ली थी, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ओके सर इमरान। तो अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि किस तरीके का एटीट्यूड था इस बंदे का, क्या नेचर था, तो बहुत से लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक, यानी कि सन की, इगोइस्टिक और ओवर बियरिंग पर्सनैलिटी थे, है ना। तो इनके काफी सारे दोस्त थे, जैसे डेट्रियोट, ह्यूम, वोल्टायर, है ना। बाद में इमैनुअल कांत ने काफी बातें की इनके बारे में। इमैनुअल कांत जब हम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, राइट। ओके सर मैम। अच्छा, अब जो इन्होंने ऐसे लिखा था, कौन सा ऐसे, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, है ना, 1750 में। अच्छा, उसमें इन्होंने क्या किया, कि ऐसा क्या किया जिससे ये बहुत पॉपुलर हो गए, है ना। आप भी लिखना, ऐसा कोई बहुत बेहतरीन ऐसे पब्लिश करना उसको, हो गया। ओके सर मैम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दी जितनी भी आर्ट्स या साइंस बेस्ड प्रोग्रेस ह्यूमन सोसाइटी में हुई, या जो इंसानों ने जो मनुष्य समाज है, उन्होंने साइंस को लेकर के, आर्ट्स को लेकर, क्या ह्यूमन सोसाइटी को में कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, क्या मोरल स्टैंडर्ड्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के बढ़े कि नहीं बढ़े। तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बदतर ही हो गया, है ना। एंड फिर जो इन्होंने डिस्कोर्स लिखी, इनकी जो डिस्कोर्सेस थी बाद में, जो इन्होंने सेकंड एसे वगैरह लिखे, उसमें इन्होंने कहा कि जो राइज ऑफ इनइक्वालिटी है ना, एंड जो कंसिस्टेंटली कॉन्सिक्वेंटली रीजन बना है टू द फॉल ऑफ ह्यूमन, राइट, ह्यूमंस का फॉल का बेसिकली रीजन बना है, एंड ये और गिरता ही जा रहा है ना। तो साइंस एंड आर्ट्स की वजह से ही बेसिकली समाज में इस तरीके का है। अच्छा, इनकी बहुत से ऐसे आर्गुमेंट है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में वापस जाने को जो है इंस्पायर करते हैं ना, स्टेट ऑफ नेचर में। अगर ऐसा होता तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते सर मैम। तो ये क्रिटिसिज्म जो है, थोड़े स्मार्ट आपको वे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा क्रिटिसिज्म वैलिड है, कौन सा नहीं है, जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, राइट। एक बात और जो कोई आपको बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इन्होंने ओपराज भी लिखे थे काफी सारे, जो ओपराज नहीं होते, है ना, बड़े बड़े थिएटर्स में प्ले किए जाते हैं, है ना। बहुत शॉर्ट ओपराज थे। एंड जैसे कि हम बात करते हैं, इनका एक एग्जांपल देता हूँ, द विलेज सूथलेयर, है ना। ये सबसे पहली बार पेरिस में किया गया था 1953 में, एंड इंस्टेंट हिट था, इंस्टेंट हिट। ठीक है, इनके ओपराज का। तो उनसे भी काफी ज्यादा जो है, मैंने कहा ना सिंगर थे ये, है ना, तो ओपराज में वही होता है। अच्छा, इनके इनकी इनकी डेथ के बाद भी सालों तक उनके प्लेस को, इनके ओपरास को प्ले किया जाता था, है ना, परफॉर्म किया जाता था। ओके सर मैम। अच्छा, इनके इनके इनकी जो आइडियाज हैं, इसमें बहुत ही एंटी रिलीजियस आइडियाज देखने को मिलते हैं, बहुत प्रोसिक्यूट भी हुए उसके लिए, उसको लेकर के ये, है ना। कितने बर्न हुए थे बताता हूँ, देखो। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ईमाइल थी ना, उसको जला दिया गया पेरिस में एंड जिनीवा, दोनों जगह पे, है ना। इनको जेल में भी डाल दिया गया, अरेस्ट भी किया गया इनको, है ना। फिर रूसो को जो है छिपना पड़ा, काफी सालों तक छुपे भी है ना। फिर फाइनली 1778 में इनकी डेथ हो गई, राइट, 1778 में इनकी डेथ हो गई। ओके सर मैम। ओके, सो एज आई सेड कि सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि थ्योरी ऑफ जनरल विल, ये आने वाले टाइम में देखेंगे। रूसो जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड रीजन के बारे में बढ़ चढ़कर बात की, राइट। एज अ थिंकर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सजेस्ट किया कि मैन इज नॉट बैड बट रादर रादर सोसाइटी इज बैड। इन्होंने पता है क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एज अगेंस्ट टू द ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन, इन्होंने कहा था, ही इंसिस्टेड दैट humans are essentially good and that is this society that corrupts them, right, कि सोसाइटी है जो करप्ट करती है इंसानों, है ना, इंडिविजुअल्स को। ओके, ओके। तो सोसाइटी में अगर कोई हम चेंज करते हैं, तो ये इंसान जो है अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे। तो इनका ये वाला स्टेटमेंट हमने देखा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज। अच्छा, क्यों है ऐसा, कि देखो जिस दिन से इंसान पैदा होता है ना, उस दिन तो वो फ्री रहता है, उस दिन तो। लेकिन बाद में जैसे जैसे अपने लाइफ टाइम में वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो चेंज में होता जाता है। चाहे आप उन्हें फैमिली रिलेशन बोले, सोसाइटी बोले, है ना, नेचुरल फोर्सेस बोले, है ना, वो सब चीजें। तो वही ये इनके आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, पैराडॉक्सिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने बताया ये एब्सोल्यूट फ्यूडलिस्ट फ्यूडलिज्म के टाइम पे रहते थे, है ना। लुई 15 जब उस टाइम पे फ्रांस पे रूल करते थे। पॉलिटिकल पावर, प्रिविलेज एंड सोशल प्रेस्टीज जो था, वो किंग का, क्लर्जी का एंड नोबिलिटी का ही मोनोपोली था उस पर। ठीक है, तो इस तरीके के टाइम में बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना। एंड राजा को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी बताऊंगा आपको, है ना। अच्छा, शेयरिंग द डिसकंटेंट एंड द डिजायर फॉर द चेंज फॉर द न्यू इमरजेंट क्लास ऑफ द आपके फ्रेंच बुर्जुआइजी, है ना। ओके सर मैम। तो इस तरह की हम बातें इस पर करेंगे, इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द ओपिनियन एंड द स्पिरिट ऑफ द डिसेंट
against the ancient regime, the French Enlightenment played a major role, है ना. And Enlightenment judged everything based on the reason and experience alone. Okay, यानी कि इसमें कोई सा रिलीजन ये सब बातें नहीं आती है, रीजन पे बात कर. अच्छा, इनका आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, है ना. इसके अलावा जब हम बात करते हैं सोशल कॉन्टेक्ट, वो बहुत जल्दी देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये समझो आप, ये बहुत बेसिक है एंड ये कॉन्टेक्स्ट है सब चीजों का इनका, है ना. कि बेसिकली ही वाज द फर्स्ट, है ना, एनलाइटनमेंट का जो थिंकर थे, जिन्होंने एंटायरली क्रिटिसाइज किया मॉडर्निटी को, सिविलाइजेशन को, साइंस, आर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एनलाइटनमेंट को, है ना. तो वही सब चीजें इसके अंदर हमको देखनी है एंड हम बात करेंगे कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहे हैं. तो रूसो ने एनलाइटनमेंट को अटैक किया सबसे पहले, है ना. इनके जो 1749 के जो डिस्कोर्स था, है ना. उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन था, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरालिटी, है ना. तो रूसो ने बेसिकली कहा कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, बल्कि करप्ट कर दिया इन लोगों ने. तो ओके सर मैम, इन्होंने इन्होंने कहा कि जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, एडवांसमेंट दिख रहा है, वो एक्चुअली रिग्रेशन, ठीक है. इट्स ए रिग्रेशन, यानी कि हम बात करते हैं प्रोग्रेशन का अपोजिट होता है रिग्रेशन. ओके, तो द आर्ट्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी सर्व्ड ओनली टू द कास्ट गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स ओवर द चेंज मेन बोर्ड, ठीक है. तो कितने अच्छे से इन्होंने इनइक्वालिटी को यहाँ पर डिसाइफर करके बताया है, राइट. तो ओके, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इतना आना चाहिए आपका ना, पोल साइज पढ़ रहे हो आप. बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज नॉट मेड मैन आइदर हैप्पियर और मोर वर्चुअस, बल्कि वर्चुअस पॉसिबल इन अ सिंपल सोसाइटी. जैसा कि इंसान कब था, स्टेट ऑफ नेचर में सिंपल, फिर मैन लिव्ड ऑस्टर फ्रूगल लाइव्स, है ना. अभी क्या स्टेट ऑफ नेचर का जब बताऊंगा ना आपको, बहुत मजा आएगा आपको समझने में ना. इन मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी मैन वाज करप्टेड एंड greater the sophistication the greater the corruption. Okay, so ये the first time पढ़ने का मिल रहा होगा आपको, right. So okay, he also found support in the Roman history, so long as the Rome was poor and simple she was able to command respect and conquer an empire. After having developed luxury and engulfed the riches of the universe, Rome fell prey to the peoples who knew not even what riches are. जबरदस्त जबरदस्त स्टेटमेंट एंड जबरदस्त यहाँ पे बात की गई है कि भाई एग्जाम्पल है ये रोम का, कि भाई रोम जब पुअर था ना, तब किस तरीके से बेसिकली उस टाइम पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, वो मिट्टी में नहीं मिल गया था, लेकिन जब उन्होंने रेस्पेक्ट कमाई, अंपायर बनाया, कॉन्कर किया जमीनों को, कॉन्कर किया दूसरे स्टेट्स को, है ना. उनको पता चला लग्जरी जब मिली, है ना, रिचेस जब उनको बने, उनको बेसिकली उन लोगों के हाथ में था रोम, जिन लोगों को पता ही नहीं था व्हाट द रिचेस वर, है ना, क्या इसका एक्चुअली मीनिंग होता है, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द व्हाट व्हाट रिचेस एक्चुअली मीन टू, राइट. वो सब चीजें तो बेसिकली समझना जरूरी है ना. वो ये बात कहते हैं रूसो, जो आर्ग्यू करते हैं, आवर माइंड्स हैव बीन करप्टेड इन प्रोपोर्शन एज द आर्ट्स एंड द साइंसेस इंप्रूव, यानी कि प्रोपोर्शनेट वे में ये बात करते हैं कि जितना आर्ट एंड साइंस का डेवलपमेंट हुआ उतना ही करप्ट होते चले गए हम. Okay, the much wanted politeness, the glory of civilized refinement was for Rousseau a uniform, perfidious will under which he showed jealousy, suspicion, fear, wildness, reverse, hate and fraud. यानी कि भाई ले लिए इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से साइंस की और आर्ट्स की, उस टाइम के इनलाइटनमेंट पीरियड की हम बात करते हैं, है ना. इंटेलिजेंस के अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ नॉलेज, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, साइंसेज, इनलाइटनमेंट, राइट. ये सब बातें, ये सब वही बात है, घूम फिर के वही सब बातें यहाँ पर आ जा रही, ठीक है. ही ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ द सिविल सोसाइटी. इनके जो बेसिकली हम बात करते हैं कि इनका जो प्राइज विनिंग ऐसे था, है ना, उसमें इन्होंने उनके बारे में हमें पता चल गया, लेकिन इनके जो सेकंड ऐसे था 1754 में, पहला कब लिखा था 1749 में, है ना. उसका बेसिकली इसका इसका टाइटल था व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग मैन एंड इज इट अथॉरिटी बाय नेचुरल लॉ, या नेचुरल है क्या भाई इस तरीके की इनइक्वालिटी होना. बात करते हैं कि द सेकंड, इनका जो सेकंड डिस्कोर्स था, अच्छा ये वाला जो ऐसे था, उन्होंने कहा कि बेसिकली नैरेटिव ऑफ द फॉल ऑफ मैन, हाउ हिज नेचर गॉट ट्विस्टेड, रैप्ड एंड करप्टेड विद द इमर्जेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी. व्हाई? बिकॉज सिविल सोसाइटी इज बेसिकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनलाइटनमेंट रीजन, है ना. अंडरस्टैंडिंग जो लोगों में इस टाइम पे पड़ी, द मॉडर्न एरा उस टाइम पे था, उन सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो सिविल सोसाइटी को क्यों छोड़ देंगे भाई, बिल्कुल उनको करेंगे, है ना. इन्होंने कहा विच इन टर्न necessitated by the rise of the institution of private property. ये private property की वजह से civil society आई, है ना. Private property is the cause of every conflict, right. The need to defend its by institutionalizing social inequality through law. कितनी जबरदस्त बात की है कि inequality को आप लीगलाइज कर दे रहे हो, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे रहे हो, यानी कि अगर ऐसा है तो है भाई, ये ऐसा कह रहा है ना, कि अगर आप इनइक्वालिटी लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे,
आज अगर हम ऊंच नीच की हम बात करते हैं, चाहे आप इसको इकोनॉमिक, सोशल कुछ भी दे दें, कोई भी रूप दे दें, लेकिन लीगल लीगल रूप जो होता है सबसे भयंकर का होता है ना, इसको खत्म ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई रेवोल्यूशन या रिवोल्ट नहीं होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रूसो ने यहाँ पर दो तरीके की इनइक्वालिटी बताई, है ना, ये बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, है ना, बिल्कुल। इन्होंने दो तरीके की इनइक्वालिटी बताई। पहली पहली तो थी सर एंड मैम आपके नेचुरल इनइक्वालिटी, एंड दूसरी थी आपकी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी में क्या होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपके सेक्स, एज, बॉडी, ब्यूटी, विजडम एंड हेल्थ, है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो आती है वो है आपके कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, स्टेटस, वेल्थ, पावर, दैट कैन बी रिमूव ना, है ना, इसी को तो फिल करना है। तो ये सब बात है यहाँ पर, ये कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे सुना। दूसरी बात इन्होंने कही कि रूसो ने ना बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर में कहा कि बेसिकली इस कंडीशन जो कि इमरजेंस, सॉरी, इमरजेंस है, हम बात करते हैं सोसाइटी के आने के पहले की बात करते हैं, है ना। सोसाइटी के आने के पहले की जो कंडीशन है वो स्टेट ऑफ नेचर है, मैंने बताया ना आपको, ये तो पहले भी हमने देखा है, हॉब्स में देखा हमने, ये हमने लोक में देखा, है ना। ये कहते हैं कि मैन वाज अ नोबल सेवेज। व्हाट डू मीन बाय दिस नोबल सेवेज? देखो, सेवेज मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। आपने सुना होगा ना, काफी सारी ब्रिटिश मूवीज होती है उनमें कहते हैं वो बेसिकली ब्रिटिश पसंद करते हैं बाकी लोगों को सेवेज कहना, अनसिविलाइज ना, ये सब चीजें। तो हालांकि जब बेसिकली वो जंगलों में थे, हम यहाँ पर आर्यभट्ट, है ना, साइंस, सोलर सिस्टम, इन सब चीजों की बातें कर रहे थे, लेकिन चलिए वो जो है किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, बात करते हैं। देखो, मैन वाज अ नोबल सेवेज, यानी कि इंसान जो था वो सेवेज था, लेकिन नोबल था, समझ थी उसको, रैशनैलिटी थी उसके अंदर, है ना, मारकाट नहीं थी उस टाइम पे जब बात करते हैं। लिव्ड इन आइसोलेशन, है ना, ये आइसोलेशन है, एंड हैज अ फ्यू एलिमेंट्री इजीली अपीज नीड्स, है ना, जो कि फुलफिल वहां पे की जा सकती थी। देखो, बात करते हैं इनके नेचर ऑफ स्टेट की। सो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी। एंड जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी की, तो जैसे कि हमने पहले देखा था, जो सेकंड डिस्कोर्स है इनका, राइट, जिनसे हमको पता चलता है अबाउट इनकी स्टेट ऑफ नेचर का एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी का। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि है इनका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है जनरल विल का कॉन्सेप्ट एंड इनकी पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके सर मैम। अच्छा, तो कैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेसन, जब हम बेसिकली लास्ट टू लास्ट लेसन हॉब्स में हम बात करते हैं, लॉक में भी बात करते हैं कि किस तरीके से स्टेट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जो स्टेट ऑफ नेचर है आपका, ये फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद क्या आएगी, इसके इसके बाद बेसिकली आएगा आपका स्टेट ऑफ वॉर, एंड फाइनली आपकी आ जाएगी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या बनेगी, गवर्नमेंट, है ना। तो इट्स अ 4 स्टेज प्रोसेस, है ना जी। इसी यही पैटर्न के बेसिस पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट चले अपनी थ्योरीज देते हैं, है ना। तो बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर है क्या? स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली इट्स स्टेट जो कि स्टेट ऑफ ब्लिस है ना, जिसके अंदर बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं ये पीस की स्थिति है, जहां पर लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं, वहां पर कोऑपरेशन की फीलिंग है ना। यहाँ पर लोग म्यूट है, आइसोलेटेड है, एंड इनको अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी जो है वो आइडिया नहीं है ना, या वरी भी नहीं करते हैं वो। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन फाइंड 2 क्वालिटीज जो उनको जानवरों से अलग करती है, एनिमल से अलग करती है, और वो क्या है? पहली आती है आपके फ्रीडम, ठीक है, पहली जो फीलिंग है वो है आपके फ्रीडम, एंड सेकंड जो आपकी फीलिंग है वो है कंपैशन। तो ये जो फीलिंग है बेसिकली इसी के कारण इनको क्या बोला गया है, द नोबल सॉवेज, बेसिकली नोबल सेवेज, राइट। सो इट्स बेसिकली अ फेज, अ टाइम, जबकि मॉडर्न एज आने के पहले, साइंस आने के पहले, रीजन आने के पहले, हर जो चीज आज हम ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं वो आने के पहले का डिस्क्रिप्शन है कि ह्यूमन लाइफ किस तरीके से हुआ करती थी। दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। हम्म ओके सर ना। तो फ्रीडम इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वन चॉइस और विल, इट ऑल्सो मीन्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वन ट्रू नेचर। ओके सर मैम, बात करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हैप्पीनेस, कि उस टाइम पे कंडीशन क्या रही थी। तो व्हेन पर्सन इज फ्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, हैप्पीनेस गॉट स्पॉइल्ड, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द रूसो, जो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन है, जहां पर मैन ने अपना लाइफ को सेटल करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो अपनी हैप्पीनेस को उन्होंने लूज करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट, है ना। बात करते हैं बहुत अपोजिट है ना, जितने भी आपने थिंकर्स पढ़े कहते हैं कि बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, पहले वाले जो फिलोसोफर थे, है ना, आपको लाइफ का खतरा रहता है, ब्रूटिश, ये सब चीजें हमने देखी थी, है ना। लेकिन ये उसका उल्टा कहते हैं, ये कहते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल मैन इन मॉडर्न सोसाइटी इज अ मैन हु नोज हाउ टू मैक्सिमाइज हिज सेल्फ इंटरेस्ट
प्रॉफिट एंड प्लेजर, जिसको ये क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, रैशनैलिटी ने इंसानों को सिखाया द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू कैलकुलेट सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड प्लेजर, है ना। रैशनैलिटी ने ये भी सिखाया इंसानों को हाउ टू मेक डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड थाइन। तभी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्रिटिक नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज किया नहीं होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू हिम, मैन हैज सेल्फ लव एज वेल एज सिंपैथी फॉर अदर्स, मैन इज एसेंशियली गुड। ठीक है, तो दिस इज द ट्रू नेचर कि सेल्फ लव की जब हम बात करते हैं, फीलिंग ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं, तो रूसो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमंस थे ही, है ना, तो वो कंडीशन थी उनके पास। बट ये भी कहते हैं कि सोसाइटी इनएविटेबल है, स्टेट ऑफ नेचर को जाना ही जाना है ना। ओके, तो विदाउट विच मैन कुड नॉट फुलफिल हिम और रियलाइज हिज नेटिव पोटेंशियल्स, इस चीज को लेकर के चलते हैं। ओके, तो क्या सीखा, क्या देखा हमने कि रूसो के जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां बेसिकली बेसिकली क्या है, वो स्टेट ऑफ ब्लिस है ना। ये यहाँ पर नेचुरल कंडीशन है, टिमिड है, पीसफुल है, म्यूट है, वरी नहीं है फ्यूचर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इन दो क्वालिटीज की जो मैंने आपको बताई, जो एनिमल से अलग करती, क्या थी अभी अभी बताया मैंने, एक है आपके फ्रीडम एंड दूसरी आपकी कंपैशन या पिटी, दया, है ना। तो फ्रीडम बेसिकली क्या है, एबिलिटी टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ, अपने बारे में, है ना, तभी तो नोबेल सेविज कहा इसको, है ना। सेकंड कंपैशन, एबिलिटी टू फील पेन फॉर द अदर, है ना, तो टू द नियर वंस। तो ये बात है, when man becomes civilized, these qualities got corrupt and private property comes, and that is the beginning of the society। ये उनका शुरुआत है सोसाइटी का, समाज का, क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। एंड इनका बेसिकली कहना यह था, अब इनसे पूछा कि भाई प्रॉपर्टी का ओरिजिन कहां से आया फिर, है ना। अगर प्रॉपर्टी आने से समाज का निर्माण हुआ, तो प्रॉपर्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो इन्होंने कहा कि जो पहला जो पर्सन था जिसने कहा कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मेरी है ना, एंड लोगों ने सिंपली उस पर बिलीव भी कर लिया एज द ट्रू फाउंडर ऑफ द राइट। एंड ये कहा कि बेसिकली अगर आपकी ये जमीन है, राइट, तो दूसरा पर्सन वो क्लेम करेगा कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने उस पर अपना लेबर दिया, राइट। तो जो सबसे पहला जो पर्सन था जिसने कहा कि ये पीस ऑफ लैंड उस पर मेरा अथॉरिटी है, या वो बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो उसी को ट्रू फाउंडर ऑफ द सोसाइटी कहा गया जॉन लॉक, इनके द्वारा, रूसो के द्वारा, राइट। तो प्रॉपर्टी का आना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना इज द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इट्स ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी भी बना, जितनी भी माइजरीज हुई है ना समाज में, उन सबका बेसिकली कॉज भी क्या है, आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने ये कहा कि बेसिकली लोग है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को चाहते क्यों है, आप क्यों चाहते हो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्यों चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इन्होंने कहा दो तरीके हैं, दो बेसिकली इसके नीड्स हैं। पहला तो है अमोर द सॉइल एंड सेकंड आपके अमोर प्रॉपर। ठीक है, अच्छा फ्रेंच टर्म्स बात करते हैं कि अमोर दे सोई का मतलब है लव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि भाई खुद का प्रिजर्व करने के लिए हमको, है ना, समाज में, तो उसके लिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते हैं। लेकिन दूसरा होता है आपका आपके अमोर प्रॉपर, तो इसको हम बोलते हैं कि डिजायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द अदर्स, यानी कि डिजायर टू हैव मोर देन व्हाट अदर्स हैव। आज आप बात करते हो कि अगर कोई बेसिकली कोई ने नया घर ले लिया, तो आप चाहते हैं या फिर आपकी इच्छा होती है ना, कि भाई हमारा उससे बड़ा घर हो, गाड़ी ले ली, है ना, कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी ले ली, तो आज आप चाहते हो ना कि बेसिकली आपके उससे ज्यादा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, है ना। तो बस वही चीज है। तो यही चीज समाज में क्या करती है, इनइक्वालिटी को लेकर के आती है, डिपेंडेंसी को यही बढ़ाती है। एंड कौन सा फोर्स रहता है इसके पीछे, डिजायर टू बी रिकॉग्नाइज बाय द अदर्स, दैट इज द नेचुरल फीलिंग, जो कि ह्यूमन के नेचर के कॉन्सिक्वेंस ये सब चीजें लीड होती है। एंड विद टाइम दिस feeling of compassion and pity is replaced by the envy and competition। तब सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ वॉर आती है ना, जब हम बात करते हैं ना कंपटीशन एनवी की, तो इट्स अ सेकंड स्टेज। अच्छा, अब बात करेंगे इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसके अंदर आप जनरल विल, रियल विल, एक्चुअल विल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैं प्लीज पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां से आप जो अपना पूरा फोकस, अगर कुछ और भी कर रहे हो, बिल्कुल भी काम छोड़ करके यहां पर आ जाओ, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना इसके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है भाई, बहुत हम बात करते हैं ना, बहुत मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है इसका। इसलिए देखो, अभी तक हमने जितने भी फिलोसोफर पढ़े, सोशल कॉन्ट्रैक्चर्स पढ़े, होब्स हो, लॉक हो, उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, बट इन्होंने दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिए। फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि अब हमने अभी अभी क्या बात की ऊपर, स्टेट ऑफ वॉर क्यों हुआ, एनवी आया, कंपटीशन की फीलिंग आई, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने के कारण। अब जो फर्स्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, इसको क्या बोला गया, इलिजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट। इलिजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि जो रिच एंड प्रॉपर्टी ओनिंग क्लासेस है, वो कन्विंस कर लेते हैं सबको कि भाई हम गवर्नमेंट बनाएंगे,
है ना, वो कन्विंस कर लेते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम रूल करेंगे। अब क्यों करते हैं वो, बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। जो लोग हैं वो एग्री करते हैं कि ठीक है भाई आप कर लो, है ना, कि भाई बना लो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जो है रूल कर सकते हो, गवर्नमेंट बना लो आप। बट ये बेसिकली रिच लोगों ने बनाया, पावरफुल लोगों ने बनाया, बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अपने ही मतलब के लिए उन्होंने अपने ही प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब उन्होंने वहां पर षड्यंत्र रचा। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिपेंडेंस जो है वो तो गई नहीं ना समाज से। छोटा तो छोटा ही रहा, पुअर तो पुअर ही रहा ना, और रिच जो था वो और रिच हो गया, पावर भी आ गई उसके पास। अब तो वो लेजिटिमाइज भी होगी। इसी को बोला गया लेजिटिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी। आया समझ? क्यों मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग से सुनना स्टार्ट करो, सारे डॉट्स कनेक्ट कर देंगे आपके। इसलिए बोला। नहीं समझ में आया वापस सुन लो, फिर भी नहीं समझ आया कमेंट कर दो, पूरा समझा दूंगा वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था पहला। दूसरे की बात करते हैं जो कि मेन आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा ये कहते हैं, अच्छा देखो स्टेट ऑफ नेचर क्या था, फ्रीडम एंड जिसमें इक्वालिटी थी, है ना। प्रेजेंट कंडीशन क्या हो चुकी है आने, ये मॉडर्निटी आने के बाद, साइंस आने के बाद, आर्ट आने के बाद, कि जो डिपेंडेंसी और इनइक्वालिटी है ना बहुत बढ़ गई। लोग जो है चेन्स में, हर जगह डिपेंडेंसी है, चेन्स में। कुछ याद आ रहा है इनके स्टेटमेंट, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। वो यही तो है, वो डिपेंडेंसी की तो बात करते हैं, इनइक्वालिटी की तो बात करते हैं, इट्स चेन, है ना। आप चेन में सब जकड़े हुए ये सब बातें करते हैं। अब लोग कहते हैं तो फिर क्या रास्ता है इस इनइक्वालिटी को खत्म करने का, डिपेंडेंसी का? तो भाई इन्होंने रास्ते बताया कि भाई पहला तो है कि आप स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इन्होंने कहा भाई ऐसी ये बात कि स्टेट ऑफ नेचर में तो जा ही नहीं सकता है कोई इंसान, है ना। इंसान इस टाइम पे आने के बाद स्टेट ऑफ नेचर में जाना इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम इसी समाज में रहते हुए, इसी सोसाइटी में रहते हुए फ्री हो सकते हैं, जैसे कि हम स्टेट ऑफ नेचर में थे। अब उन्होंने कहा कैसे? दिस इज पॉसिबल ओनली बाय हैविंग अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई ही गिव द अनदर कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहां से सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम, राइट। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ एम्स होंगे। बात करते हैं, देखो कुछ एम्स होंगे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, कुछ एम्स होंगे और कुछ कंडीशंस होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ कंडीशंस हो, पहले एम्स देख लेते हैं, राइट। ओके सर मैम, देखो बात करते हैं कि जो बेसिकली पहला एम क्या है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। क्या? लाइफ एंड प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। सेकेंड, बाय फॉर्मिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन ऑबेज ओनली हिमसेल्फ, अपने आप की बात मान रहा है ना वो, राइट। तो जो पर्सन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो फ्री है, जैसे कि वो स्टेट ऑफ नेचर में था, ये कहना था जीन जोकस रूसो का। ट्रेजेडी बताता हूं आपको, अभी अभी बताता हूं ट्रेजेडी क्या हो गया। फिर से पैराडॉक्स नहीं दिख रहा क्या आपको? क्या फिर से पैराडॉक्स नहीं दिखा क्या आपको? मुझे बताओ आप, किस किस को दिखा? बिल्कुल पैराडॉक्स ये है सर एंड मैम। जब हम बात करते हैं पैराडॉक्स, क्या है इसमें? पैराडॉक्स है, पहले तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जहां पर आप अपनी फ्रीडम सोशल के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हो, सेक्रीफाइस करते हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि भाई सब कोई फ्री है। क्यों? कैसे है फ्री? हो कैसे सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद किस तरीके से एक पर्सन उतना ही फ्री है जितना स्टेट ऑफ नेचर में था, जहां पर कोई अथॉरिटी नहीं थी। यहाँ पे तो अथॉरिटी है ना, राइट। यहां से यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है जिसको आंसर करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल दिया, है ना। ये इसका आंसर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल के थ्रू दिया, जनरल विल पॉपुलर सोसाइटी, इसके थ्रू दिया। ये कुछ पहले तो आप टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सारे जो लोग होंगे वो एग्री करेंगे टू एक्ट विद देयर रियल विल। रियल विल क्या है बताता हूं, अभी बताता हूं। सम ऑफ द रियल विल्स ऑफ ऑल क्रिएट द जनरल विल। देखो अच्छा ठीक है, पहले समझ लो, ओके पहले समझ लो। सोच रहे हो कि क्या विल 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 कर रहा है ये, ओके अच्छा बहुत ज्यादा समझ लो। देखो सबसे पहले होती है आपके ह्यूमन विल, ठीक है, आपकी होती है ह्यूमन विल। अब ह्यूमन विल जो है वो दो तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। पहला तो है सर एंड मैम आपके इंडिविजुअल के लिए, एंड दूसरा है आपका कम्युनिटी के लिए। तभी तो कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्ट भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, कम्युनिटेरियन भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है ना। अब जो इंडिविजुअलिस्ट है वहां पर आपको देखने को मिलती है पर्टिकुलर विल, जो कि हर पर्सन की अलग होती है, पर्टिकुलर होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पर्टिकुलर ना, है ना। दूसरा होता है आपका जनरल विल, दिस इज जनरल विल। ये कम्युनिटी की हम बात करते हैं, कम्युनिटी एस्पेक्ट, दिस इज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट। बहुत बार बता दूंगा, बार बार बता दूंगा, समझ में आएगा नहीं जब तक बताऊंगा आपको, राइट। ओके क्या बताया मैंने? ह्यूमन विल होती है इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी इंडिविजुअल पे क्या है आपका पर्टिकुलर विल, एंड कम्युनिटी लेवल पे जनरल विल। अब ये पर्टिकुलर विल है ना, इसके बेसिकली दो पार्ट है, बेसिकली इसके दो पार्ट है।
पहला तो है सर मैम आपके एक्चुअल विल, एक्चुअल विल, एंड दूसरा है आपके रियल विल, दूसरा है आपके रियल विल, राइट। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज द बेसिकली व्हाट इंक्लूड्स एंड व्हाट इंक्लूकेट्स दी आपके एक्चुअल विल एंड व्हाट इंक्लूकेट्स इन द रियल विल, तो मैं बता देता हूं ना, इसलिए तो मैं हूं ना। ओके सर, देखो एक्चुअल विल के अंदर क्या आएगा, जैसे कि आपका आएगा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, उसके अलावा लोअर सेल्फ जो होता है इंसानों का, है ना, पर्सन का, उसके अलावा नो रीजन, शॉर्ट प्लेजर, है ना, लोअर सेटिस्फैक्शन एंड ट्रांजिएंट, दिस इज द पार्ट ऑफ आपके व्हाट एक्चुअल विल। रियल विल की बात करें, रियल विल में आती है आपकी इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉमन गुड, कॉमन गुड की यहाँ पे बात होती है, हायर सेल्फ, रियल विल इज ड्राइव फ्रॉम द हायर सेल्फ, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ये बेसिकली रियल एंड सेल्फलेसनेस है इसके अंदर, सेल्फलेसनेस है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर, इसके अंदर बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, एंड एक्सप्रेशन ऑफ रियल फ्रीडम, यहां पर आपको सच्ची रियल फ्रीडम देखने को मिलेगी, उसका एक्सप्रेशन यहां पे देखने को मिलेगा। तो आप एक्चुअली को देखने से ही आपको पता चल जाएगा इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक थिंग, है ना। हालांकि रियल विल भी आपके इंडिविजुअल एस्पेक्ट का पार्ट है। अब यहां से आता है आपका कंफ्यूजिंग पार्ट कि जनरल विल में क्या आता है। तो जनरल विल में आता है सर मैम, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं तब आपको जो है पता चलेगा। ओके, जनरल विल में आता है आपका रियल विल, ओके। सो रियल विल मिलकर के बनाती है आपका जनरल विल, तभी तो यहां पे लिखा है ना कि द सम ऑफ रियल विल्स ऑफ ऑल क्रिएट्स द जनरल विल। समझ में आ गया आपको। यहां पे मैंने बताया आपको ह्यूमन विल है जिसको इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट या फिर कम्युनिटी एस्पेक्ट देखते हैं। ये आपके है हम बात करते हैं पर्टिकुलर विल, ये जनरल विल है। पर्टिकुलर विल के दो एस्पेक्ट, एक्चुअल विल, रियल विल, एंड रियल विल मिलकर के बनाती है आपकी जनरल विल, ओके। यानी कि हर वो पर्सन, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही हो रहा है, रियल विल भी इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, लेकिन ये हायर सेल्फ है, ये हायर नोट में बात करते हैं, अल्टीमेट हायर सेल्फ, इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन गुड, अच्छी बात है। तो हर वो पर्सन, यानी कि एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो वो जनरल बना देगा। तभी तो ये कहते हैं कि अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो तो आप फ्री हो, जैसा कि आप स्टेट ऑफ नेचर में थे। जो हमने क्वेश्चन किया था कि कैसे फ्री है, कि हम तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो आपके राइट्स को, आपके फ्रीडम को, नहीं। यहां पर अगर आप कुछ भी चीज फॉलो करते हो तो आपके ही डिसीजन हैं, वो आपकी विल है ना, आपके विल के अगेंस्ट जाकर के कोई काम नहीं हो रहा है समाज में। इस तरीके का फॉर्मेट, इस तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जनरल विल के थ्रू रूसो आपको करके देता। अब आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑल द पीपल एग्री टू एक्ट विद देयर रियल विल्स, ओके। यहां पर हमने बात करी, है ना, सम टोटल जो है रियल विल का है जनरल विल। जनरल विल इज द सम ऑफ द रियल विल्स ऑफ द ऑल, ये मैंने बताया। जनरल विल इज एसेंशियली गुड because it is the sum of good wills, okay। अच्छी बातें। general will is represented in the state and in Rousseau people coming together forming the state, ये वाली बात हमने की। जनरल विल जो है will represented by the state and the people are the state, okay, okay sir। the idea come to near the view that state is individual writ large, ठीक है। तो मैंने कहा ना प्लेटो से भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस है, तो ये वाला आइडिया वहीं से डिराइव करके लाई। इसके अलावा एक और बात हम यहाँ पे करते हैं कॉर्पोरेट विल की, कॉर्पोरेट विल एंड प्राइवेट विल। तो ये दो दो और पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट विल एंड दूसरा बात करेंगे प्राइवेट विल। अच्छा, ये कहते हैं इनके बारे में कि भाई जो प्राइवेट विल एंड कॉर्पोरेट विल जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए आपकी जनरल विल से, तभी काम कर पाएंगे समाज के अंदर, तभी काम कर पाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहीं से निकल के आता है आपका पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पूरा जनरल विल का आइडिया। तो थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या किया, थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एक बॉडी पॉलिटिक बनाई। सबसे पहले तो जनरल विल जो थी कम्युनिटी की वो उन्होंने डिसाइड किया, है ना। तो जनरल विल बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ना ही कोई थर्ड पार्टी है, ना ही कोई एजेंसी है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली जनरल विल के थ्रू स्टेट बनाया गया। स्टेट ना कोई इंडिविजुअल है, ना थर्ड पार्टी है, ना एजेंसी आपके। तो पीपल ने डिसाइड किया टू ओबे द जनरल विल, है ना, टू गिव अप देयर राइट एंड फ्रीडम टू द कम्युनिटी एज अ होल एंड फॉलो जनरल विल इज लाइक अ फॉलोइंग वन सेल्फ, सो पीपल आर फ्री एज बिफोर। ये इन्होंने यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करी है, ओके समझ में। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है इंडिया का, तो वो देख लेना आप एक बार, सिंपल है वो बताया। तो जनरल विल इज इंडिविजिबल, कलेक्टिव एंड ऑलवेज राइट, ठीक है। तो वी आर फ्री ओनली व्हेन वी फॉलो द जनरल विल, तो ये इनका कहना था।
तो रूसो गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सजेस्टिंग दैट मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री। तो ये जनरल विल के थ्रू ये समझाने की कोशिश है कि लोगों को फोर्स किया जा सकता है टू बी फ्री, है ना। तो अगर कोई फ्री नहीं होना चाहता तो ये फोर्स करेंगे उनको फ्री होने के लिए। ओके, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, इट मीन्स इफ एनीवन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट, स्टेट शुड हैव द पावर टू पनिश देम। तो पावर भी है इनके पास कि इनको पनिश कर सके। इट इज फॉर दिस रीजन सेट द जनरल विल इज हॉब्स लिवाइथन विथ हिज हेड चॉप्ड ऑफ। कितनी बढ़िया बात की गई है यहाँ पर, कितनी जबरदस्त एनालिसिस यहाँ पर किया गया होगा। इन्होंने कहा कि जो जनरल विल है ना, किसकी, रूसो की, वो हॉब्स का लिवाइथन ही है, बस उसका सर काट दिया गया है। तो लिवाइथन क्या था, टोटलिटेरियन। तो जनरल विल क्या है, पनिश कर रही है ना यहाँ पे लोगों को, है ना, फोर्स टू फ्री कर तो रही है ना, बात मानने के लिए लो उसको तो यही सब बातें हैं। ओके, तो ये तब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी होती है। तभी तो हम बात करेंगे ना आगे जाके जनरल विल को सोवरेनिटी क्यों बनाया इन्होंने, है ना। कि पहले होती है आपके लीगल, फिर होती है पॉलिटिकल एंड पॉपुलर। तो ही वाज द फिलोसोफर ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो लीगल क्या होती है, इट कम्स इन हॉब्स थ्योरी, ठीक है, स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू इट सुप्रीम पावर टू मेक लॉ लाइज द स्टेट टू हॉब्स, है ना। एंड स्टेट जो होता है उसमें थर्ड पार्टी होता है, बेनिफिशियरी होता है, मोनार्क जो होता है, लिवाइथन वो। पॉलिटिकल, अगर हम देखें पॉलिटिकल सोवरेनिटी, तो वो जॉन लॉक की थ्योरी से आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द लॉक, जो पॉपुलर सोवरेनिटी थी ऑफ स्टेट इज एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द पीपल हु फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट वगैरह सब जो भी सिस्टम है वो बनाया उन्होंने। पॉपुलर सोवरेनिटी जो है हमको देखना मिलता है, इट्स अ फिलोसॉफिकल नोशन, है ना। एंड इट सजेस्टेड कि जो सोवरेनिटी है लाइज विद द पीपल, बट इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल व्यू, है ना, आइडियल व्यू है। तभी तो इनको क्या बोलते हैं, यूटोपियन फिलोसोफर है, यूटोपियन फिलोसोफर, है ना। अब इनका जो आइडिया है कि जनरल विल एज द सोवरेन क्यों है, तो वो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहली जो रूसो है, ये इन्होंने जनरल विल को सॉवरेन बना दिया, है ना। कि जो लॉज है वो बनाए तो इंसानों के द्वारा जाता है, पीपल के द्वारा जाता है, टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल। जो गवर्नमेंट है वो एज एन एजेंसी टू इन्फोर्स दीज लॉज, ठीक है। उसको यहां पर लेकर क्या है, फॉर रूसो गवर्नमेंट हैज ओनली एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शन, उसमें कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पूरी हम बात करते हैं ना कि पूरी अथॉरिटी नहीं दी गई है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक आपकी एजेंसी है अपॉइंटेड टू इन्फोर्स द जनरल विल। ओके, सेकंड बात करते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज, कौन बनाएगा, लोग बनाएंगे थ्रू जनरल विल बनाएंगे, है ना, सिंपल है। तो बेसिकली अब देखो, जुडिशरी फंक्शन स्टेट को दे दिया, है ना, आपने एग्जीक्यूटिव उनको दे दिया, लेजिस्लेटिव क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया सर मैम क्योंकि रूसो चाहते थे कि जनरल विल के थ्रू मैं ये प्रोवाइड कर दूं लोगों को कि वो जो कानून फॉलो कर रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा बेसिकली बनाए गए हैं। तभी तो उनको फ्री एंड इक्वल माना जाएगा, तभी तो वो फ्री होंगे, तभी तो वो इक्वल होंगे, इनइक्वालिटी तभी तो खत्म होगी समाज से। यही बात थी। ओके, सो ये वही वही चीज है कि जो रूसो का जनरल विल है वो हॉब्स की लिवायतन ही है, बस उसका सर काट दिया गया है। तो ये आप पढ़ लेना। रूसो वाज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, बताया था मैंने। रूसो वाज इंप्रेस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्हिच वाज प्रिवेलिंग इन स्विट्जरलैंड, राइट, उस टाइम पे भी था, है ना। According to the Rousseau, the only way general will emerges is when people go for direct participation in the lawmaking. लोग खुद ही जाकर के बना देंगे भाई कानून, तभी तो ये जो है नियर टू इम्पॉसिबल आइडियल यूटोपियन, इसलिए इनको बोला जाता है। दस रूसो का जो साइड्स है, रूसो का जो आइडियाज हैं, आर सब्जेक्टेड टू द मैनिपुलेशन बाय द टोटलिटेरियन, जस्टिफाइंग दैट कि जो रूसो है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, ओके चलो मैम। विद रूसो with Rousseau also start the idea of positive liberty, है ना, when he says that man is free only when he obeys the state। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का एस्पेक्ट है ना। बाद में जब हम फर्दर फिलोसोफर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो नेगेटिव लिबर्टी, है ना, पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंसेस है वो जो है पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी को क्या बोलते हैं, मोरल फ्रीडम बोलते हैं। देर इज नो डाउट, देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट कि जो रूसो की पॉलिटिकल फिलोसफी थी वाज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव, स्ट्राइकिंग, रिमार्केबल एंड ब्रिलियंटली आर्ग्यूड थ्योरीज हैं। एंड पूरी इंटायर हिस्ट्री ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आइडिया जो है, देयर वाज ओनली फ्यू पैरेलल्स जो इस लेवल ऑफ फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को, पैशन को ही मैच कर सकते हैं, है ना। एंड बेसिकली बहुत सी बार क्या होता है इस तरीके के फिलोसोफर्स पे इल्जाम लगता है कि यूरोसेंट्रिक है, बट ही वाज नॉट यूरोसेंट्रिस्ट, है ना। ये बहुत ही जो है लोकलिज्म, है ना, जो कि दूसरे फिलोसफीज को कैरेक्टराइज करके इनको प्रेजेंट करते हैं, उस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किया है इन्होंने। एंड रूसो ने पिछले लास्ट 300 सालों में काफी ज्यादा जो है चीजों को इन्फ्लुएंस किया इनके थॉट्स ने, है ना, पूरी 18th सेंचुरी से लेकर के आज दिन तक भी। तो यही सब था इनको लेकर के। अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, हैंडल्स में मिल जाएगी, वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको जाएं एंड जस्ट एक्सप्लोर करें भाई हमारे इनिशिएटिव्स को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले समय, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।